हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 26 जून 2020 और 26 जून से जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट उन्हें डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को मैं काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ। आपके कमेंट भी आए, अच्छा भी लगा मुझे। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, और वीडियो को शेयर भी किया करो, आपको टाइम से वीडियो मिल जाए और सुबह उठ के आप देख लिया करो। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने कहा है प्राइवेट सेक्टर इंटर प्लेनेटरी मिशन का हिस्सा बनेंगे और रॉकेट निर्माण कर सकेंगे। इस क्वेश्चन का देखोगे आंसर दोस्तों, सबसे पहले इसका आंसर ही देख लेते हैं हम। तो ये किसने बोला है? के शिवान। के शिवान कौन है दोस्तों? ये इसरो के हेड हैं इस टाइम पर, और इन्होंने बोला है जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं? रॉकेट निर्माण कर सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं और इंटरप्लेनेटरी मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, देखो इसरो के हेड हैं, उन्होंने बोला है। तो इसरो से रिलेटेड पहले तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और के सिवान उसके इस टाइम पर हेड है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों? देखो इसमें दिया हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की फुल फॉर्म है। इसरो के प्रमुख के सिवान ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को अब रॉकेट उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों को करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्ग्रही मिशनों का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि के सिवान ने क्या बोला है कि प्राइवेट सेक्टर अब रॉकेट उपग्रहण का निर्माण और प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करेंगे और भारतीय अनुसंधान संगठन के अंतर्ग्रही मिशन का हिस्सा हो सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और आगे ये है इसके अंदर, गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों की श्रृंखला में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को मंजूरी प्रदान की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनको ये मंजूरी प्रदान कर दी गई है ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए। हालांकि देखो आगे बोला है, हालांकि इसके साथ कि सिवन ने स्पष्ट किया है कि इसरो अपनी गतिविधियां कम करने नहीं जा रहा है और संगठन अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों को उन्नत अनुसंधान और विकास, अंतर्ग्रही और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन सहित जारी रखेगा। मतलब बोला है कि प्राइवेट सेक्टर जरूर निर्माण कर सकते हैं, जहाज निर्माण वगैरह जो भी है उनको जो भी अनुमति दी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसरो अपनी गतिविधियों को कम करने जा रहा है। इसरो जिस तरीके से काम कर रहा है वो उसी तरीके से काम करता रहेगा, इसका ये सेंस है। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए 78 भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। कितनों ने किया है? 78 भारतीय खिलाड़ियों ने इसके लिए क्वालिफाई किया है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इसका। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है, यहाँ पर देखोगे, आपने देखा होगा, दिख रहा है यहाँ पर कि टोक्यो ओलंपिक के लिए 78 भारतीय क्वालिफाई। आईओ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईओ के अध्यक्ष, ठीक है, इंडियन ओलंपिक के अध्यक्ष ने कहा है कि अगले साल होने वाले ओलंपिक में 125 एथलीट जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं? 125। अभी 78 ने क्वालिफाइड किया और बाकी पहले भी ऐसे हैं जो जाने के काबिल हैं। इनका ये फोटो है नरेंद्र बत्रा का। आगे क्या बोला गया है इसके अंदर? आगे बोला गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जैसे मैं बोल रहा था आईओ की फुल फॉर्म है, कि अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा है कि टोक्यो गेम्स के लिए अब तक 78 भारतीय एथलीट क्वालिफाई कर चुके हैं। उन्हें विश्वास है कि करीब 125 खिलाड़ी कोटा हासिल कर ओलंपिक के लिए जा सकते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्या बोला है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर बत्रा ने भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और शूटर अभिनव बिंद्रा समेत कई बड़े खिलाड़ियों के साथ एक वेबिनार में बात की है। ओके दोस्तों, तो ये समझ में आई होगी। आगे इन्होंने क्या बोला है इसके अंदर? अगले साल होगा टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक कब होना है यह देखोगे, यह गेम 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होने हैं। भारत ने 2016 रियो ओलंपिक में 117 और 2012 लंदन ओलंपिक्स में 83 खिलाड़ियों का दल भेजा था।
ठीक है। अगला साल मुश्किल होने वाला, ये थोड़ा सा ये है कि होगा या नहीं होगा, उस पर थोड़ा सा ये है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। ओके दोस्तों, इसमें देखोगे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि भारत ने ओलंपिक में 26 मेडल जीते हैं। अब देखोगे पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में ग्रीक्स के एथेंस में खेला गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। भारत ने पहली बार आधिकारिक टीम 1920 में ओलंपिक में भेजी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह गेम्स पहले वर्ल्ड वॉर के बाद बेल्जियम के एंटवर्प में हुए थे। भारत ने ओलंपिक में अब तक 26 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं दोस्तों? 26 मेडल जीते हैं। इसमें 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर है और 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। देश को हॉकी में 11 और शूटिंग में 4 पदक मिले हैं। इसके अलावा रेसलिंग में 5, बैडमिंटन, बॉक्सिंग में 2-2 और टेनिस वेट लिफ्टिंग में 1-1 पदक मिला है। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो ये अपने आप ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कौन से राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है? तो मेरे ख्याल से आपने सभी ने न्यूज़ सुनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा हादसा है, बेकार हादसा है दोस्तों, और इसका आंसर है सी। बिहार में आकाशीय बिजली गिरी और 83 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कुछ बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर लोग मरे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की मैं पहले बात बता दूं तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे फागू चौहान। कौन? फागू चौहान यहाँ पर कौन है? गवर्नर है। देखोगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है, बिहार में बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हो गई, वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक 24 लोगों की मौत हुई है, अब तक की बात की जा रही है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए ट्वीट किया है, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। ठीक है। तो ये वाली बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोली है दोस्तों। तो आपको समझ में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कौन से देश में अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाई है? कौन सा देश है जिसने 70वीं वर्षगांठ अपनी मनाई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है दोस्तों बी, दक्षिण कोरिया ने अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाई है। अब देखो दक्षिण कोरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले कि दक्षिण कोरिया के इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? तो मून जेई इन। क्या नाम है? मून जेई इन। कैपिटल क्या है दोस्तों? सियोल। करेंसी क्या है? कोरियन बोन। क्या है? कोरियन बोन। तो इतनी इंफॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरियाई युद्धों की 70वीं वर्षगांठ पर दक्षिण कोरिया को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि इस विशेष मौके पर वह उन शूरवीरों को सलाम करते हैं जिन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति कायम करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि भारत ने इस युद्ध के दौरान कोरियाई प्रायद्वीपों से 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल बनाकर अपना योगदान दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे भारत से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में एक। ठीक है पॉइंट, तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल एजी रंगराज को कोरिया का सबसे बड़ा युद्ध पदक सम्मान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है। इस युद्ध में 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दक्षिण कोरिया ने जंग में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय कर्नल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एजी रंगराज को अपने देश का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान वॉर हीरो, कौन सा है दोस्तों? वॉर हीरो, इंपॉर्टेंट है, से सम्मानित करने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल एजी रंगराजन की अगुवाई में 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस ने नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच हुई जंग में मोबाइल आमा सर्जिकल हॉस्पिटल को संचालित किया था। वे जिस प्लाटून की अगुवाई कर रहे थे उसमें 627 जवान थे। तो मेरे ख्याल से बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि भारत के किसको दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा युद्ध पदक मिला है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ भी सकता है पेपर के अंदर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है मैं सब इंपॉर्टेंट लेकर आता हूं दोस्तों। इसका आंसर है
सी सॉरी डी राजस्थान। राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। अब देखो सबसे पहले राजस्थान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है कि राजस्थान के इस टाइम पर गवर्नर कौन, इस टाइम पर सीएम कौन है। तो राजस्थान के सीएम है इस टाइम पर अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, मैं लिख देता हूं अशोक गहलोत। इसके अलावा गवर्नर कौन है यहाँ पर? कलराज मिश्र। कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र गवर्नर है और जयपुर यहाँ की राजधानी है, ये आप जानते हो। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है? राजस्थान के शहरों में इंदिरा रसोई योजना लागू होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। गहलोत सरकार ने पिछली वसुंधरा राजे सरकार द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना में बदलाव करते हुए इस नए नियम में नए रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। गहलोत सरकार ने सोमवार को कोविड-19 जागरूकता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा है कि कोई भूखा ना सोए संकल्प के तहत, ये संकल्प क्या है? कोई भूखा ना सोए संकल्प के तहत नगरीय क्षेत्र में जरूरतमंदों को दोनों समय शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जाएगी। ओके दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कौन से देश में मेरापी पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन है, कम ही क्वेश्चन लाता हूं लेकिन इंपॉर्टेंट लाता हूं मैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है दोस्तों इसका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में मेरापी पर्वत में ज्वालामुखी का क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम इंडोनेशिया से जान लेते हैं। इंडोनेशिया की इस टाइम पर कैपिटल क्या? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता थी, लेकिन अभी नई कैपिटल बनाई है इंडोनेशिया ने, अपनी कैपिटल को चेंज किया है और इसका नाम क्या है? ईस्ट कालीमस्तान। क्या है दोस्तों? ईस्ट कालीमस्तान। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। जोको विडोडो कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये इनका फोटो है, ये आप देख सकते हो इनको। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लें दोस्तों। इंडोनेशिया में मंगलवार को मेरापी पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। इसमें 20,000 फीट तक राख और रेत का गुब्बार उठा, जो 10 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योगकार्ता तक फैला। ठीक है ना, ये जकार्ता होगा, ठीक है ना, ये गलत लिख रहा है मेरे ख्याल से, जकार्ता तक फैला। ठीक है, ये सांस्कृतिक राजधानी। स्थानीय बायोलॉजी रेजेंसी निवासी जरमाजी ने बताया, पहले 5 मिनट तक बादलों की गड़गड़ाहट जैसा महसूस हुआ। इसके बाद आसमान में राख का बादल छा गया। विस्फोट के बाद सोलो सिटी स्थित एदी सोएमार्मो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखो इसका नाम भी याद रख लेना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। यह एयरपोर्ट सुराक्तो शहर से 14 किलोमीटर और मेरापी पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके दोस्तों, और क्या हुआ इससे? कब यह फटा है मेरापी पर्वत ज्वालामुखी? तो ये 2010 में ऐसा विस्फोट हो चुका है। ठीक है, 300 लोगों की इसमें मौत भी हो गई थी, जैसे इसमें आंकड़ा दिखा है, और 2,80,000 लोगों को यहाँ पर ये क्या नुकसान हुआ था, घर छोड़ के जाना पड़ा था। मेरापी पर्वत का ज्वालामुखी 1930 में भी हुआ है इंडोनेशिया में। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, इससे 1300 लोगों की मौत हुई थी। मतलब सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे ज़्यादा फटने वाला तेज 1300 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरीके से देखोगे 1964 में भी फटा है, 60 लोगों की मौत हुई थी। दक्षिण एशियाई देशों में कुल 1700 द्वीप हैं, इसमें 130 के आसपास सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जियोलॉजिकल विशेषज्ञों के मुताबिक प्रशांत महासागर के तटों पर प्लेट टेक्टोनिक स्थिति के कारण ज्वालामुखी और भूकंप का एक बेल्ट है। इसे एक रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको ध्यान से, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय देश में कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने जा रहा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी, 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने जा रहा है पेट्रोलियम प्राकृतिक मंत्रालय। अब देखो सबसे पहले इस मंत्रालय के
अध्यक्ष कौन है इसकी बात कर लेते हैं। इसके मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान। देखो इसमें जैसे लिखा हुआ है, सस्ता होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देश में बनेंगे 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ओके, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, पेट्रोलियम ईंधन की बढ़ती कीमतों और पेट्रोलियम वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार बायोगैस, सोलर एनर्जी समेत तमाम विकल्पों के तमाम विकल्पों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इस कड़ी में देश भर में 5000 से ज़्यादा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की योजना है। बायोगैस प्लांट में सीएनजी की खपत को भी सहारा मिलेगा। सरकार की योजना है कि बायोगैस प्लांट से वाहनों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन तैयार किया जाए। और क्या इन्फॉर्मेशन है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में सस्ते ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए सतत विकल्प योजना की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों को कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों से रुचि पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड धर्मेंद्र प्रधान इसके केंद्रीय मंत्री, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, गुजरात का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त बनाया गया है जिन्होंने पद संभालने से इनकार कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा है मीडिया के अंदर। इनका नाम पहले बता देते हैं, इनका नाम है आर.के. मेहता। क्या नाम है, आर.के. मेहता है। गुजरात का लोकायुक्त बनाया गया, अपनी सहमति से बने भी, लेकिन बाद में इन्होंने इनकार कर दिया पद संभालने से। इनकी एक मैं फोटो दिखा देता हूँ, ये है आर.के. मेहता दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड डिटेल्स क्या है, ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर गलत डिटेल्स आ गई है। देखो यहाँ से है डिटेल्स, गुजरात के लोकायुक्त के तौर पर आर.ए. मेहता की नियुक्ति पर पैदा हुए विवाद में आज नया मोड़ आ गया जब रिटायर्ड जस्टिस ने पद संभालने से मना कर दिया। ये क्या है, रिटायर्ड जस्टिस हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। उन्होंने अपनी नियुक्ति के खिलाफ राज्य सरकार की लंबी और खर्चीली कानूनी लड़ाई को अपने फैसले की वजहों में से एक बताया है। जस्टिस मेहता ने राज्यपाल कमला बेनीवाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में 7 वजहों का जिक्र किया है जिनके आधार पर वह खुद को लोकायुक्त पद के लिए तैयार नहीं पा रहे हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है, आगे है, मेहता ने कहा है, मैं यह जिम्मेदारी ग्रहण करके कैसे लोकायुक्त बन सकता हूं जब मेरी निष्पक्षता और विश्वसनीयता सरकार और सार्वजनिक पदाधिकारियों को स्वीकार नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं निष्पक्ष हूं और विश्वास करने योग्य हूं, सरकार को ये नहीं समझ आ रहा है, सरकार चाह रही है कि आप निष्पक्ष मत रहो और बेईमान बन जाओ, इनका ये कहना है। जिनके आचरण की जांच लोकायुक्त को करनी होती है, ऐसे में किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के लिए या उसके खिलाफ जांच या सिफारिश हमेशा सवालिया घेरे में रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है दोस्तों, ये ऐसी बातें पेपर के अंदर आती रहती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में IFTAS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, टीबी रविशंकर। टीबी रविशंकर को अभी IFTAS का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखोगे TVS IFTAS क्या है, इसको भी देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के ऊपर जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड ऑयल सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड ऑयल सर्विसेज ने टीवी रविशंकर को संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये भारतीय RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है दोस्तों एक ये, ठीक है। आगे क्या है इसमें, टी रविशंकर वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने IFTAS के अध्यक्ष के रूप में समवर्ती प्रभार संभाला है। अभी क्या थे वो, ये मैंने सारी डिटेल्स बताई है कि ये पद भी उनके पास थे, ठीक है दोस्तों। चलो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा संगठन ने डॉक्टर एन राजेंद्र को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया है इन्होंने, डॉक्टर एन राजेंद्रन को, ठीक है। वह भुगतान और बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ हैं और उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में PhD की हुई है। साथ ही उनका रणनीतिक, पब्लिक और
प्रौद्योगिकी प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, प्रशासन, विचार, नेतृत्व, परियोजना और व्यापार निष्पादन में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, अब देखो इसका हेडक्वार्टर भी देख लेना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। IFATS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, दोनों चीजें बता दी हैं मैंने। इसमें कार्यकारी अधिकारी कौन है और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों। हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट किस संगठन को मिल गया है? तो देखो ये क्वेश्चन है कि ये है, देखोगे लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट किस संगठन को मिला है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका इसरो। क्या होगा दोस्तों? इसरो को अपने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है। अब देखो इसरो से रिलेटेड मैं अभी बता के आया था बात आपको, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। के सिवान इसके हेड है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी देखोगे इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गई है। चलो हम निकालते हैं, इंफॉर्मेशन तो होगी यहाँ पर। चलो सॉरी दोस्तों, उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गायब हो गई है। चलो आज का टुडे क्वेश्चन है, इसको बताना सभी दोस्त यहाँ पर। मोदी कैबिनेट के उपाध्यक्ष की मंजूरी के बाद अब सभी कोऑपरेटिव बैंकों को किस बैंक की निगरानी में रखा जाएगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताना वीडियो कैसी लगी है। लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा ये करने में दिक्कत हो गई है, कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन था, इतनी ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करो वीडियो को, अच्छी लगे तो बताना आपके लिए। ठीक है दोस्तों, लेता हूँ विदा आपसे, गुड नाइट।